साथियों नमस्कार। मैं संजय शर्मा सारस्वत सनशाइन इंडिया चैनल से अपने सभी शुभचिंतकों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए सादर नमस्कार प्रस्तुत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि नव वर्ष का आधा महीना गुजर चुका है और जैसे कि भारत में साल 6 महीने बाद किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होते रहते हैं। आगे अगले महीने में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जिसको कि राजधानी के अंतर्गत आता है, वहाँ भी प्रदेश सरकार के चुनाव फरवरी 5 में होने जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में भी चुनाव हुए। इस प्रकार अगर ये देखा जाए तो समय समय पर भारत में विभिन्न प्रदेशों के चुनाव होते रहते हैं और कुल मिलाकर ये है कि 5 साल चुनावी वर्ष के रूप में ही जाने जाना लगा है, क्योंकि हर 6 महीने में साल भर में किसी न किसी प्रदेश के चुनाव होते रहते हैं। साथियों, भारत की आज़ादी से लेके वर्तमान तक कुछ राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे रहे हैं जिनका समाधान 75 वर्षों में भी नहीं हो सका है। अगर ये देखा जाए कि सबसे ज़्यादा केंद्र की सरकार में जो शासन हुआ, केंद्र की सरकार जिस राजनीतिक पार्टी ने चलाई वह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। बीच में कुछ समय के लिए जनता पार्टी ने चलाई इमरजेंसी के बाद, और फिर बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, वीपी सिंह जी की सरकार रही। कुछ समय के लिए अन्य प्रधानमंत्री भी बने। 2004 के बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार आई। 2014 के बाद अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरा कार्यकाल लोकसभा चुनावों के अंदर विजयी होने के बाद प्रारंभ किया है। साथियों, देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और मजदूरों और किसानों का उत्थान, ये कुछ विषय ऐसे रहे हैं जो कि हर राजनीतिक पार्टी जब जब विपक्ष में अपना किरदार निभाती है तो वह मुद्दे सब उसको याद रहते हैं, लेकिन जब वह पार्टी खुद सत्ता में आ जाती है तो जिन नारों को जनता के बीच में प्रस्तुत कर वह चुनाव जीतती है और सरकार में आने के बाद ही वह उन सभी नारों को या स्लोगनों को जिनके मार्फत वह वोट जनता से लेके आती रही है भूल जाती हैं। साथियों, अभी भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं, इसके दौरान भी यही मुद्दे फिर से आम जनता के बीच में परोसे जा रहे हैं। साथियों, आप सभी जानते हो कि कांग्रेस पार्टी ने जिसने कि देश में प्रथम सरकार से लेकर लगातार निरंतर इमरजेंसी के समय तक, उसके बाद 80 के बाद फिर उन्हें सरकार में आकर और 90 तक शासन किया। 90 के बाद जनता पार्टी, जनता दल की सरकार आई। फिर अटल जी की, बीच में नरसिम्हा राव जी ने भी अपना शासन पूरा किया। फिर अटल जी 2004 तक शासन में रहे। उसके बाद मनमोहन सिंह जी रहे। लेकिन किसी भी पार्टी ने
सत्ता में आने के बाद जनता से संबंधित जो विषम मुद्दे हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया, केंद्रित नहीं किया, ना उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। मैं महंगाई के ऊपर ही बोलना चाहता हूँ, जो कि स्पष्ट रूप से हर राजनीतिक पार्टी इसको हर चुनाव में मुद्दा बनाती है। साथियों, लोकसभा चुनावों में जिस प्रकार से या विधानसभा चुनावों में जिस प्रकार से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के द्वारा अथाह या बृहद मात्रा में धन जो खर्च किया जाता है, चुनावी खर्चा, वह सरकार के द्वारा निर्धारित खर्चे से कई गुना बहुत अधिक मात्रा में होता है। अब ये कौन सा धन है, काला धन है या सफ़ेद धन है, ये तो वह ही बता सकते हैं। चूँकि राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ते हैं, वह पैसा खर्च करने के बाद आम जनता में अपनी छवि को साफ सुथरी दिखाने के लिए धन को खुले रूप से खर्च करते हैं। क्या लोकतंत्र में बिना चुनाव के आम जनता से जुड़ा जा सकता है? नहीं। तब तक हम जनता के बीच में जनता के मत का प्रयोग करवा कर शासन सत्ता में आने के लिए जनता का वोट लेते हैं, उसका उपयोग क्या सही मायनों में लोकतंत्र की मजबूती के लिए किया जा रहा है? मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जनता का वोट लेने के बाद में जनता की समस्याओं के ऊपर ध्यान न दिया जाना किसी भी सरकार के द्वारा बहुत ही गलत और निंदनीय है। समय समय पर आम जनता अपने आप को ठगा सा भी महसूस करती रही है और करती आ रही है। महंगाई हर सरकार आने के बाद उसको कम करने का वादा करती है, लेकिन ना आज तक किसी सरकार ने कम किया है, ना कर सकती है। क्योंकि जब उत्पादक होने वाली वस्तु, चाहे वह खेतों में उत्पादन हो या इंडस्ट्रीज के माध्यम से उसका उत्पादन हो, उसकी उत्पादन की या उत्पादक की क्षमता या खर्चा जो बढ़ता है, उस खर्चे को बढ़ने के बाद जो उस वस्तु का मूल्य आता है वह पिछले मूल्य से अधिक हो जाता है। यही बढ़ा हुआ मूल्य को हम साधारण भाषा में महंगाई के रूप में चिन्हित करते हैं, और ये समय समय पर होता रहा है 75 वर्षों में, और आगे भी होता रहेगा। महंगाई ना कोई सरकार रोक पाई है, ना कोई सरकार रोक पाएगी, क्योंकि अगर किसानों की उपज का मूल्य उसको बढ़ाकर नहीं दिया जाएगा तो किसान भी विचलित होने लगते हैं, क्योंकि उनको उनके पारिश्रमिक और खर्चे के अनुसार उनके उत्पादन का मूल्य मिलना भी जरूरी है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं का भी होता है। कच्चे माल में पैसा बढ़ता है तो माल तैयार होने के बाद उसकी कीमत बढ़नी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार से शिक्षा का नारा दिया जाता है, और ये देखने में आया है कि भारत के अंदर शिक्षा आम गरीब परिवारों के बच्चों से बहुत दूर होती गई है। काफ़ी सालों पहले से, जब से शिक्षा का प्राइवेटीकरण हुआ है, सरकारी स्कूलों की अपेक्षा नर्सरी स्कूल या प्राइवेट कॉलेज
जिनमें की पैंठ बड़े बड़े पूंजीपतियों ने और राजनीतिक नेताओं ने अपने शिक्षा संस्थानों को खोलकर जनता का दोहन शिक्षा के नाम पर पैसे की लूट खसोट कर, चाहे वे डिग्री कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या प्रारंभिक शिक्षा का स्तर वह हो या इंटरमीडिएट स्कूल तक, कॉलेज तक हो, हर स्तर पर पूंजी को लूटने का कार्य शिक्षा के देने के नाम पर किया जाने लगा है काफी समय पूर्व से, जिसके कारण ये हुआ है कि आज गरीब से गरीब परिवार भी अपने बच्चे को अपने स्तर के अनुसार प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दिलाता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है, लेकिन सरकारी स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत बुरी हालत में है। बहुत दूर दूर तक बच्चों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, इसके कारण कुछ बच्चों की पढ़ाई ही छूट जाती है और महंगाई के कारण शिक्षा भी आम जनता से दूर होती जा रही है। दूसरा जो मुद्दा शिक्षा का रहा, तीसरा मुद्दा ये है स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधाएं भी हमारे भारत देश में आम जनता को जिस प्रकार से इसका स्वास्थ्य का लाभ सरकारी अस्पतालों में मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाता है। कुप्रबंधन के कारण, गलत नीतियों के कारण और सरकारी प्रबंधन में भ्रष्टाचार के कारण आम जनता को, गरीब जनता को सरकारी अस्पतालों में उच्च स्तर का इलाज संभव नहीं हो पाता है और वह गरीब जनता पैसे के अभाव में अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में नहीं करा पाती है, जिसके कारण उनके परिवार के सदस्य का इलाज ना हो सकने की स्थिति में वे पेशेंट या बीमार व्यक्ति मृत्यु तक पहुंच जाता है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी आम जनता से दूर होती रहेंगी। लोकतंत्र चलता चला जा रहा है, केवल वोट दो शासन प्राप्त करो, वोट लो शासन प्राप्त करो। जनता की इस समस्या की ओर भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का अभी तक कोई भी ध्यान विशेष रूप से नहीं जा रहा है, केवल मुद्दा चुनावी होकर रह गया। 3 मुद्दे ये थे, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, और चौथा मुद्दा एक और है जो आज के समय में बेकरार रूप लेता जा रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा। साथियों, बेरोजगारी का मुद्दा भी आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हर चुनाव में बुनाया जाता रहा है और हर विपक्षी पार्टी ने इसको बुनाकर सत्ता में आती रही है, और लेकिन वह उन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी हैं। निरंतर सरकारी नौकरियों में कमी होती जा रही है। परमानेंट या सरकारी नौकरियों को संविदा के आधार पर कैजुअल नौकरी के नाम पर लोगों को रोजगार दिया जाने लगा है। सरकारी नौकरियों में प्राइवेटीकरण के कारण ड्यूटी के होवर भी 8 घंटे की ड्यूटी की जगह 12-12 घंटे की ड्यूटी ली जाने लगी है, लेकिन उस अनुपात में उनका वेतन निर्धारित नहीं किया जाता है और ना सरकारों का भी ध्यान इस ओर जाता है। 12 घंटे ड्यूटी लेने का आपको अधिकार है, लेकिन 12 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से उनको 8 घंटे और 12 घंटे के अनुपात में जो सैलरी होनी चाहिए वह नहीं होती है। 8 घंटे की सैलरी अमाउंट में ही 12 घंटे की ड्यूटी कराई जाती है। चूंकि बेरोजगारी देश में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निरंतर बढ़ने के कारण, अधिक होने के कारण, बेरोजगारी के कारण नौकरी पाने वाले, नौकरी चाहने वाले उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं और जगह कम होती हैं।
एक नौकरी के लिए 10-20 लोगों की लाइन जब पीछे खड़ी होती है तो उसका फायदा, चाहे वह प्राइवेट नौकरी देने वाले व्यक्ति हों, चाहे वह अर्ध सरकारी कंपनियों के प्रबंधन हो, या बाजार में किसी भी संस्थान में काम करने वाले गरीब मजदूर या परिवार या कर्मचारी हों। बेरोजगारी के कारण और बढ़ती हुई महंगाई के कारण नौकरियां तो दूर हो ही रही है आम जनता से, लेकिन जिस प्रकार की जॉब उनको आम जनता को मिल रही है उस प्रकार के जॉब में वेतन कम होने के कारण ऐसे परिवार जिनकी सैलरियां कम है वे अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं। और इस बात का बहुत दुख होता है कि केंद्र में इस रही अभी तक की किसी भी सरकार ने प्राइवेट जॉब करने वाले कर्मचारियों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित वेतनमान का निर्धारण नहीं कर सकी है, चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। समय की मांग ये होने लगी है कि 8 घंटे ड्यूटी जहाँ होती है वहाँ, और जहाँ 12 घंटे ड्यूटी भी होती है वहाँ भी दोनों प्रकार का वेतन सरकार को, भारत सरकार को निर्धारित करना चाहिए। और उसके अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाएं, पीएफ, ईपीएफ, ईएसआई और आदि का कर्मचारी के हित में जो उसका हक बनता है उसको दिए जाने का भी आदेश कठोर स्तर पर मालिकों को दिए जाना चाहिए, जिससे कि कर्मचारी का शोषण ना हो सके और वह कर्मचारी मेहनत मजदूरी करने के बाद अपना हक प्राप्त कर सके। समय की इन मांगों के समय समय पर कभी पूर्ति ना हो पा रही है, जबकि सरकारें बनती जा रही हैं, सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष में आती जा रही है, विपक्ष की में जो पार्टियां थी वो सत्ता में अपना कार्यकाल शुरू कर रही हैं, करती रही हैं, लेकिन आम जनता की इन समस्याओं की ओर किसी का भी ध्यान स्थायी रूप से नहीं जा रहा है। ये मुद्दे केवल मुद्दे ही बनकर गरीब जनता को शोषण करने के लिए आम जनता के बीच में परोसे जाते रहे हैं और जा रहे हैं। किसानों की समस्या भी उसी प्रकार से है। किसानों के बीज से लेकर कीटनाशक दवाइयाँ, खाद और अन्य केमिकल जो उनको फसल के टाइम पर उपयोग होते हैं उसकी निरंतर कीमत बढ़ने के कारण किसानों को भी अपनी उपज का उत्पादन करने में जो खर्चे आते हैं वह खर्चे उनकी फसल का बिक्री होने के बाद उसका पूरा पारिश्रमिक फसल का मूल्य नहीं मिलने के कारण नहीं मिल पा रहा है। तो गरीब किसान, छोटे किसान, मझोले किसान जिनके पास भूमि कम है और वैसे ही कम भूमि में अपने परिवार का पालन पोषण कर गुजारा भत्ता करते हैं, उनके लिए तो और भी विकट परिस्थितियाँ निर्मित होती जा रही हैं। अधिक मात्रा में भूमि धारक किसान इन परिस्थितियों से जमीन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण अपने संघर्ष को जिंदा रख लेता है, लेकिन कम भूमि वाला किसान इस खर्चे को सहन नहीं कर पाने के कारण
और उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाने के कारण गरीब से और गरीब होता चला जा रहा है और हर फसल पर कर्जदारी बना रहता है। साथियों, राजनीतिक पार्टियों की तरफ निगाह लगाकर उनसे किसी प्रकार की आस रखना तो मुझे अब बेईमानी नजर आने लगा है। संघर्ष हम आम जनता और गरीब जनता को ही करना पड़ेगा और अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए आगे आना होगा। अब समय की मांग ये है कि हम अपनी जनता के बीच इस चीज़ का जोश और शोर प्रयास करें कि एक तो चुनाव में मतदान अधिक से अधिक मात्रा में किया जाए, क्योंकि 55-60% मतदान जब देश में होता है तो इतने कम फीसदी मतदान के बाद जो सरकारें गठन होती हैं वे 30-35-40% मत पाने वाली सरकारें सत्ता में आती हैं। वह भी सत्ता में आने के लिए साम दाम दंड भेद सभी प्रकार का खेल खेल कर आती हैं। तो जो 30-35-40% की सरकारें सत्ता में आएंगी तो वह मत लेकर तो वह आम जनता की ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनको तो ये लगता है कि हम तो अच्छा बेवकूफ़ आम जनता को बनाकर सत्ता में आ गए हैं। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। 100% वोट करने का आम जनता को जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि जब अधिक से अधिक मात्रा में मतदान होगा तो उस मतदान से जो निकलने वाले उम्मीदवार जो कि विजयी होकर आएंगे वह हो सकता है कि सच्चे स्तर पर लोकतंत्र की ओर हम मजबूती के लिए आगे बढ़ेंगे और एक स्वच्छ छवि के उम्मीदवारों के विजयी होने का सिलसिला भी शुरू होगा। क्योंकि भारतीय राजनीति में राजनीतिक पार्टियों का गठन अपने परिवार के उत्थान के लिए किया जाने लगा है, तो किया जाता रहा है। छोटी राजनीतिक प्रादेशिक स्तर की राजनीतिक पार्टियां बनाओ, अपने परिवार को बड़ा करो, सरकारी सुविधाओं का परिवार को खड़ा करने के बाद टिकट देकर सरकारी सुविधाओं का दोहन करो, आम जनता का शोषण करो, जनता को ठगा सा ठगा रखो। जैसे वे पहले ठगी सी महसूस करती रही है, आगे भी ठगी सी महसूस करती रहेगी। कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि जनता अपने मत का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में करे और अपने हित की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कराने के लिए एकजुटता के साथ समस्त राजनीतिक पार्टियों पर अपना दबाव मत देकर अपना मतदान कर उनके सामने उनके ऊपर राजनीतिक पार्टियों के ऊपर दबाव प्रस्तुत करें और सही सरकारों का चयन करें। लोकतंत्र सच्चे मायने में तभी जीवित कहा जा सकता है जब जनता से चुनी हुई सरकारें जनता की समस्याओं का समय पर निदान करें, उनके परिवार का पालन पोषण अच्छी स्थिति में चलता रहे, स्वास्थ्य शिक्षा इस समस्या का समाधान, साथ में रोजगार और महंगाई की ओर भी अधिक से अधिक कार्यकुशलता के साथ उसका लाभ जनता को दिलाया जाए। साथियों, इन्हीं मुद्दों को मैं आपके सबके सामने प्रस्तुत करने के बाद आशा करता हूँ कि अपने मत का उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में कर अपने समस्याओं का समाधान कराने वाली सरकारों का गठन करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।